राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता सिवाय अस्थिरता के। और जब लगता है कि सब कुछ तय हो गया है, तभी कोई घटना सब कुछ उलट पुलट कर देती है। जोशी की एंट्री। एक संभावित अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा में लंबे समय से नए अध्यक्ष की तलाश चल रही थी। संघ की पसंद, संगठन में अनुभव और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए संजय जोशी का नाम प्रमुखता से उभर रहा था। जोशी, जो संघ के पुराने स्वयंसेवक हैं, उन्हें संगठन में अनुशासन और समर्पण के लिए जाना जाता है। सूत्रों के अनुसार जोशी की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही थी। संघ और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच सहमति बन चुकी थी और औपचारिक घोषणा बस कुछ ही दिनों की बात थी। पहलगाम हमला, एक अप्रत्याशित मोड़। 24 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक भीषण आतंकी हमला हुआ, जिसमें 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। इस हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमले के तुरंत बाद राष्ट्रीय मीडिया और जनता का ध्यान सुरक्षा व्यवस्था की विफलताओं पर केंद्रित हो गया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर सवाल उठने लगे कि जब उन्होंने जम्मू कश्मीर को सुरक्षित बताया था तो ये हमला कैसे हुआ। अध्यक्ष पद की घोषणा पर विराम। पहलगाम हमले के बाद भाजपा में नए अध्यक्ष की घोषणा की प्रक्रिया अचानक ठप हो गई। जोशी की संभावित नियुक्ति पर चर्चा बंद हो गई और पार्टी का पूरा ध्यान सुरक्षा और आतंकवाद के मुद्दों पर केंद्रित हो गया। संघ, जो जोशी की नियुक्ति को लेकर उत्साहित था, अब असमंजस में पड़ गया। एक वरिष्ठ संघ पद अधिकारी ने कहा, हमने सोचा था कि ये प्रक्रिया अब पूरी हो जाएगी, लेकिन अब सब कुछ अनिश्चित हो गया है। अमित शाह संकट से बाहर। पहलगाम हमले से पहले अमित शाह पर पार्टी में अध्यक्ष पद को लेकर दबाव था, लेकिन हमले के बाद उनकी भूमिका एक बार फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर केंद्रित हो गई। वो अब एक बार फिर से राष्ट्र रक्षक की छवि में नजर आने लगे। इस परिवर्तन ने शाह को पार्टी के आंतरिक दबावों से राहत दी और उन्होंने सुरक्षा मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत की। मोदी जी का आपदा में अवसर। 2019 में पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से अपनी छवि को और मजबूत किया था। अब 2025 में पहलगाम हमले के बाद मोदी जी ने एक बार फिर से आपदा में अवसर की रणनीति अपनाई। उन्होंने कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे, आतंकवाद का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इस बयान के बाद मीडिया और जनता का ध्यान एक बार फिर से राष्ट्रवाद की ओर मुड़ गया। विपक्ष की चुप्पी। पहलगाम हमले के बाद विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना करने से परहेज किया। वो जानते थे कि इस समय सरकार पर हमला करना राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। इस चुप्पी ने सरकार को और मजबूत किया और अध्यक्ष पद की घोषणा जैसे मुद्दे पीछे छूट गए। मीडिया का नैरेटिव। मीडिया ने भी इस समय सरकार के नैरेटिव को आगे बढ़ाया। चैनलों पर पाकिस्तान को जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक 3.0 जैसे हेडलाइंस छाए रहे। अध्यक्ष पद की चर्चा मीडिया से भी गायब हो गई। यानी जोशी की एंट्री पर ब्रेक। पहलगाम हमला न केवल एक राष्ट्रीय त्रासदी था, बल्कि इसने भाजपा की आंतरिक राजनीति को भी प्रभावित किया। संजय जोशी की अध्यक्ष पद पर संभावित नियुक्ति पर विराम लग गया। संघ और पार्टी के बीच जो सहमति बन रही थी, वो अब अनिश्चितता में बदल गई। राजनीति में समय और परिस्थिति का खेल सबसे बड़ा होता है। जोशी की संभावित वापसी पर पहलगाम हमले ने विराम लगा दिया है। अब देखना ये है कि भाजपा और संघ इस नई स्थिति से कैसे निपटते हैं। जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। एक ऐसा मुद्दा, टॉपिक, इशू जो पिछले 1.5-2 महीनों में हम आपके साथ रोज डिस्कस करते थे या आप रोज मीडिया में देखते थे, ट्रेडिशनल टेलीविजन या प्रिंट मीडिया में, और आज की तारीख में हम उससे थोड़े दूर हो गए हैं क्योंकि एक नया मुद्दा आ गया। मैं मुद्दों की बात नहीं कहता कि कौन इंपॉर्टेंट है कौन नहीं है,
पर ये जो इशू है ये है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। एक राष्ट्रीय पार्टी जिसकी सरकार है केंद्र में, जिसकी सरकारें कुछ राज्यों में भी हैं, उसके प्रदेश अध्यक्ष को लेकर एक मामला अटका हुआ है। भारतीय जनता पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टी है और उसके गार्जियन पार्टी जो कि राष्ट्रीय स्वयं संघ है, संघ का कहना है कि वो राजनीति से दूर है, पर भारतीय जनता पार्टी उसका एक संगठन है, ये तो फैक्ट है, हर कोई जानता है। इन दोनों के बीच में जो खींचातानी चल रहा है उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष का मनोनयन या चयनित होना हो ही नहीं पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 50% राज्यों में चुनाव होना है। अभी भी 5 ऐसे राज्य हैं, बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, जहाँ की अभी तक अध्यक्ष का ना तो मनोनयन या चयन नहीं हुआ है, जिसके कारण अध्यक्ष पद, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद है, वो रुका हुआ है। और जो पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पुराने नहीं, जो कंटिन्यूटी में है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, वो एक्सटेंशन पे कंटिन्यू कर रहे हैं। ये चल रहा था 20 अप्रैल सुना कि 50% राज्यों में हो जाएगा और अप्रैल के एंड तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हो जाएगा और नाम आ जाएगा सामने। तब तक एक बड़ी घटना हो गई इस देश में। पहलगांव, 26 टूरिस्ट मारे गए। पाकिस्तान से टेररिस्ट घुस के, आतंकवादियों ने घुसकर 26 टूरिस्ट, पहली बार ऐसा हुआ है कि कश्मीर में टूरिस्ट पे डायरेक्ट अटैक हुआ है और 26 टूरिस्ट मारे गए। इसमें इंटेलिजेंस की भी चूक है, इसमें सरकार की तरफ से नए नए बयान आ रहे हैं। 5 प्रमुख मुद्दों पे सरकार ने एक्शन भी ले लिया है। लोगों की चाहत है कि पाकिस्तान में घुसकर मारें, क्या होगा नहीं होगा वो तो अलग चीज़ है, वो भी कहीं ऐसा ना हो तारीख पे तारीख। पर हम वापस आते हैं अपने हम पहले मुद्दे पे, जो मेन मुद्दा जिस पे हम आपके साथ आज जुड़ना चाह रहे हैं, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। 2 बड़े नाम आए थे, संजय विनायक जोशी और मनोहर लाल खट्टर और नितिन गडकरी। अखबारों में मैं देखता हूँ, आज की तारीख में, कल मैं एक अखबार पढ़ रहा था, बड़े अखबार हैं, उनमें 8 नाम थे, उनमें से कहीं भी इन तीनों का नाम नहीं है। इन तीनों का नाम मुझे कहीं नजर नहीं आया। और जो नाम सामने आ रहे हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, सुनील बंसल, धर्मेंद्र प्रधान, रघुवर दास, स्मृति ईरानी, बांदी वनाती श्रीनिवासन, तनिक्षाई सौंदरराजन, पी ईश्वरी। आधे से ज्यादा नामों को तो मैं जानता ही नहीं, मैंने सुना तो है, पर मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में इनको सामने लाया जाएगा। और जो 3 नाम थे, संजय विनायक जोशी, नितिन गडकरी और खट्टर साहब, संघ के भी 2 तो ऊपर वाले जो नाम मैंने बताया वो संघ के बड़े पसंदीदा हैं और शायद संघ चाहती है कि इनमें से कोई बने। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक जो कॉमन कॉम्प्रोमाइजिंग नेम हो सकता है वो है खट्टर साहब या शिवराज सिंह चौहान। अगले नाम जो है भारतीय जनता पार्टी। आगे क्या होगा ये हम जानना चाहते हैं कि इस मुद्दे पे इस देश में संघ और भारतीय जनता पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है और क्या हो रहा है, जिससे कि और कब तक इस देश में ये अनाउंस होगा, आम जनता ये जान लेगी कि नया अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, और उस पार्टी का जिसकी सरकार है केंद्र में, कौन अध्यक्ष बनने वाला है। हम अपने मित्र और वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिरके जी के पास चलते हैं। सुभाष जी, क्या है इस मुद्दे पे डेवलपमेंट अभी तक? देखिए, जो डेवलपमेंट ये है कि 16 अप्रैल को अमित शाह इनके घर पे एक मीटिंग हुई थी और उसमें संगठन का जो चुनाव है इसके बारे में चर्चा हुई थी। बताया जा रहा था उस वक्त कि 20 अप्रैल के बाद कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का जो चुनाव है उसकी घोषणा की जाए, और इसके लिए बीजेपी का जो बाकी मंडल अध्यक्ष वगैरह जो होते हैं, वो पूरा जो उसका एक कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, चुनाव क्षेत्र होता है, उसकी तैयारी में पार्टी जुटी हुई है। हालांकि जनवरी 2020 में जेपी नड्डा इन्होंने कमान संभाली थी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में बीजेपी की। जनवरी 2023 में उनका कार्यकाल खत्म हुआ था, लेकिन उनको एक्सटेंशन मिला। 24 में चुनाव थे, इसलिए भी उनको एक्सटेंशन मिला। लेकिन जो लग रहा था कि चुनाव होने के बाद, लोकसभा चुनाव होने के बाद तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चयन है उसका चयन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह कैंप और आरएसएस जो मोहन भागवत सरसंघ चालक ये लीड कर रहे हैं, इनमें मनमुटाव है, इनमें मतभेद है। आरएसएस चाहती है कि संगठन से जुड़ा हुआ कोई युवा नेता वो वहां पे चाहिए, लेकिन
उस जो नाम आरएसएस को पसंद है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनको पसंद नहीं है, और इसके लिए ये सारी कवायद है वो रुक गई है। लेकिन जहाँ तक मेरी जानकारी है, मंडल अध्यक्ष जो है उनके चयन हो गए हैं। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो शिरडी इलाके में कल एक वहाँ पे पोस्टरबाजी हुई थी। वहाँ पे कहा गया था कि जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको हटाकर जो कांग्रेस से आए हुए जो लोग हैं उनको मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। ये पूरा पूरा इलाका राधाकृष्ण विखे पाटिल जो कभी कांग्रेस में बड़े नेता थे वो बीजेपी में आए हैं और वो मंत्री भी है, तो उनका इलाका है, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे ये कंप्लेंट शुरू हुई, तो जाहिर है कि ऐसी कई चीजें हुई है जिसमें बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता है वो भी नाराज है, क्योंकि बहुत सारी इनकमिंग बीजेपी में हुई है, और इस इनकमिंग जो कांग्रेस और बाकी पार्टियों से जो लोग आए हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने ही लोग चाहेंगे पार्टी पर पकड़ बने रहने के लिए, और यही कारण है कि ये मनमुटाव चल रहा है। तो लोकल लेवल पे एक मनमुटाव चल रहा है, नाराजगी चल रही है, और सेंटर लेवल पे हम देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत ये तय नहीं कर पा रहे हैं। बीच में तो खबरें ये भी आई थी कि क्या नरेंद्र मोदी आरएसएस को किनारे करके खुद अपनी बीजेपी की अपनी राजनीति चलाएंगे। कुछ हद तक जेपी नड्डा इन्होंने इसकी घोषणा भी की थी कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अभी भी आरएसएस की पकड़ बीजेपी पर है, और ये यानी सबको अभी पता है कि विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी माना जाने वाला इस पक्ष को अभी भी अपना अध्यक्ष जो है वो उसका चयन नहीं वो कर पा रहे। नहीं, मेरा सवाल इसलिए आज की तारीख में मैंने इसको उठाया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पे इनका कोई भी दोनों संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कोई ब्रिज नहीं बन पा रहा है, और ये मुद्दा मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल एंड तक जो बातें चल रही थी वो शांत हो पाएगा। मैं कितने दिन और खींचेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का मुद्दा, और कब तक एक्सटेंशन करेंगे जेपी नड्डा साहब, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आज की तारीख में जो एक बड़ा मुद्दा आ गया है ना पहलगाम को लेकर, जिसपे भारतीय जनता पार्टी और संघ दोनों ही एक मत हैं, क्योंकि ये मुद्दा राष्ट्रीयता, ये मुद्दा कहीं ना कहीं दोनों को अपील करता है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा एक मौका है आरएसएस के मुद्दे को आगे बढ़ाना का। शायद इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज तो नहीं, मैं कह रहा हूं ये नहीं होना चाहिए, पर एक मुद्दे को लेकर दूसरे मुद्दे को गौन करना और फिर उस मुद्दे पे लौटकर पहले पुराने मुद्दे के कारण अपनी बात मनवाना, ऐसी कोई चाल भी हो सकती है क्या? देखिए, इसमें सवाल ये है कि पार्टी का जो प्रमुख पद है वो किसके हाथ में रहेगा, किसके कैंप में रहेगा, क्योंकि ये जो पार्टी अध्यक्ष है उसके नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव होने जाएगा। नरेंद्र मोदी खुद सितंबर में 75 साल उनके पूरे हो रहे हैं। ऐसे में क्या उन्होंने जो यार्डस्टिक बाकी नेताओं को लगाई थी कि 75 के बाद उनको मार्गदर्शक मंडल में भेजना चाहिए, तो ऐसे ही क्या वो खुद मार्गदर्शक मंडल में रहेंगे, और उनके बाद क्या अमित शाह और या योगी आदित्यनाथ या फिर हमारे यहाँ से नितिन गडकरी या फिर देवेंद्र फडणवीस जाएंगे, इसके बारे में कोई अभी बात नहीं है। चर्चा भी चल रही है, लेकिन वो बीजेपी के अंदर की बात चल रही है। तो ऐसे में अध्यक्ष पद का जो नेता होगा, जो भी वहां पे बैठा हुआ होगा, उसका फैसला जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, और यही कारण है कि आरएसएस वहां पे अपना आदमी बिठाना चाहती है, जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह इन कैंप को पसंद नहीं है। तभी मैं देख रहा था कि 3 दिन पहले जागरण में खबर थी कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पे अभी भी पसोपेश में है, अभी फैसला नहीं हुआ है, और 15 दिन के बाद जो इसके बारे में कुछ फैसला होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसका मतलब है कि अखबारों में खबरें आ रही हैं, लेकिन जो आधिकारिक रूप में बीजेपी की तरफ से कोई भी बात नहीं की जा रही है। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्या बीजेपी को ये मुद्दा इतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, या फिर कभी बीजेपी ने ये भी कहा था कि शिवसेना का अध्यक्ष जो है वो तय नहीं हुआ था जब महाराष्ट्र में जो पूरा राजनीतिक संकट आया था, उस वक्त बीजेपी ने शिवसेना के अध्यक्ष पद के बारे में बहुत सारी चर्चाएं की थी। तो जाहिर है कि उनके बारे में भी चर्चाएं होगी। तो ऐसे में बीजेपी को सामने आके बताना चाहिए
कि इसके बारे में क्या क्या चल रहा है। दूसरा ये कि बीजेपी जैसी पार्टी जो सत्ता में है, ऐसी पार्टी में इस तरह का अगर एक एक दूसरे को रस्साकशी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसका असर फिर वो एडमिनिस्ट्रेशन पे भी होता है। जाते जाते एक छोटा सा सवाल आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो पहलगाँव की घटना हुई है, उस पे संघ का क्या विचार है? आपकी तो बातें संघ के लोगों से होती रहती है। संघ का क्या कहना है? व्हाट शुड बी द एक्शन? हाउ शुड द गवर्नमेंट एक्ट? मोदी की सरकार को किस तरीके से इसको लेना चाहिए? क्योंकि आम जनता जो चाह रही है, संघ भी शायद उस मुद्दे पे उनके साथ है, जहां तक मेरी जानकारी है। आप बेहतर बता पाएंगे संघ का क्या कहना है कि पहलगाँव के मुद्दे पे और पाकिस्तान के मुद्दे पे संघ क्या सोचता है, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। संघ का जो रिस्पांस है वो तो आरएसएस चीफ ने क्लियर किया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि धर्म और अधर्म की ये लड़ाई है और इसमें हमारे पास जो भी ताकत है उसको दिखाने का समय आ गया। ये आरएसएस ने जाहिर रूप पे उन्होंने ये बात कही है, आरएसएस ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने बंगाल और बिहार में जो चुनाव है उसके लिए भी काम करना शुरू किया है और उसके लिए उनको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है इसको लपक कर हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है वो पूरा बंगाल और बिहार में फैलाने के लिए उनका आईटी सेल और बाकी जो कार्यकर्ता है वो भी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और प्रचार जो है वो शुरू हो गया है, जिसकी लीडरशिप खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ये जो मामला है वो वहाँ पे बिहार और जो बंगाल है वहाँ पर बीजेपी अभी तक पूरा कब्जा नहीं कर पाई है, उस क्षेत्र को जीत नहीं पाई है, उन राज्यों को जीत नहीं पाई है। गठबंधन में उन्होंने बिहार तो जीत लिया, लेकिन अभी उनको पता है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। ऐसे में वहां पर एक अगर जोर का झटका लगाए तो शायद सत्ता उनके हाथ में आ सकती है, ये उनको पता है और इस मुद्दे का वो उपयोग करना चाहते हैं, कारगर उपयोग करना चाहते हैं और इसके लिए तैयारी भी शुरू हो गई। आप फेसबुक पर और ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे आप देख रहे होंगे कि किस तरह से जो संघ के कार्यकर्ता है, सिंपथाइजर है, वो किस तरह से मुखर हो रहे हैं इसके बारे में। और नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह इनकी इस्तीफा मांगने के बजाय वो मुसलमानों को ही कोस रहे हैं और बाकी जो पुरोगामी जिसको हम कहते हैं, प्रोग्रेसिव लोग कहते हैं, उनको कोस रहे हैं कि वो मुसलमान को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो ये मामला जो है दोनों तरफ से चल रहा है और दोहरी नीति जो है वो बीजेपी अपना रही है, आरएसएस अपना रही है। एक और छोटी सी बात, विपक्ष हमेशा खिलाफ रहता है सरकार के, पर कल के ऑल पार्टी मीटिंग में जब विपक्ष ने खुलकर साथ दिया और कहा कि आपको जो करना है करें, हम आपके साथ हैं, इसके पीछे क्या एंगल हो सकता है? क्या वो देखना चाह रहे हैं, परखना चाह रहे हैं कि मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, या फिर उनको भी समझ में आ गया है कि राजनीति किस करवट ले रही है? सुभाष, देखिए, ये जो घटना हुई है उससे लोग आहत है और ये तो सब सारी पार्टियां जानती है और एक आउटक्राई जिसको हम कहते हैं वो आउटक्राई पूरे देश में हुआ है और इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए, सरकार को कदम उठाने हैं, ये भी विपक्ष जानता है। तो ऐसे में जो विपक्ष की राजनीति रही है अब तक, वो पिछली बार भी हमने देखा था कि 1971 वॉर के पहले अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने सपोर्ट किया था, उस वक्त वो विपक्ष के बड़े नेता थे, उन्होंने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को। और इसके बाद जो भी सरकारें आई है, जिन्होंने जो भी कदम उठाए हैं उसकी सराहना या फिर उसके साथ रहने का काम, फिर वो किसी भी पार्टी हो, वो सत्ता पक्ष के साथ रहने का काम उन्होंने किया है। और यही कारण है कि सारी विपक्ष पार्टियां इस वक्त सरकार के साथ में है और सरकार को उन्होंने समर्थन दिया है कि जो भी कदम आपको उठाना है आप उठाइए। अब सवाल ये उठता है कि क्या नरेंद्र मोदी कारगर कदम कितना उठाते हैं या फिर बालाकोट की तरह एक छोटा सा ऑपरेशन करके इस पूरे मामले को निपटा देते हैं और पूरा इस मामले का उपयोग करके बिहार और बंगाल में वोट बटोरने का काम करते हैं, ये देखना। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हमने दो बड़े मुद्दों पे एक दूसरे के साथ जो कहीं ना कहीं मिलता जुलता है पे बात की। इंतज़ार है कि संघ का, ये भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कब तक उसके नाम का खुलासा होगा और कब तक मोदी जी पहलगांव को रियल ट्रिब्यूट देते हैं।
चलिए, अच्छा लगा, धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके जी, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।